अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की पुलिस उपायुक्त मध्य जोन अपर्णा रजत कौशिक। एक बड़ा नाम है, महिला सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े काम किए हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे, जिनमें उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कुछ चीजें हम सामने लाएंगे जो बताने लायक हैं, और उसके अलावा उन्होंने काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में और अब राजधानी लखनऊ में, उस पर हम एक एक करके सवाल करेंगे और सीधे जवाब उनसे चाहेंगे। फिलहाल वो हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है अनादि टीवी पर, नेशनल चैनल है, आपको लोग देख रहे हैं। अपर्णा गौतम से अपर्णा रजत कौशिक तक का ये जो सफर है, जिसमें न जाने कितने लोगों को मदद आपके द्वारा मिली है, इसकी प्रेरणा मूल रूप से आपको किससे मिली और शिक्षा दीक्षा के दौरान कब ये आपने मन बनाया कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना, आपको एक पुलिस अधिकारी बनना है? बेसिकली मेरी मदर फादर दोनों का हमेशा से मन था कि बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ रुख करें, और मेरी मदर ने 1985 में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उनको ग्रुप ए सर्विसेज अलॉट हुई थी, परंतु पारिवारिक कारणों की वजह से वो उस सर्विस को ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और फादर का भी था। फादर मेरे किरण बेदी मैडम से बहुत प्रभावित रहते थे, और चूँकि मैं पॉस्टमस हूँ, मैं पैदा नहीं हुई थी, मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तब तक जब तक मेरे फादर अलाइव थे। तो उनका यही कहना था हमेशा कि मैं अपनी बेटी को किरण बेदी जैसा बनाऊंगा। तो हमेशा से ये प्रेरणा स्रोत थी कि लोगों की हेल्प करना, एक पब्लिक स्फीयर में काम करना हमेशा से अच्छा लगता था, और यही प्रेरणा रही। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि अपर्णा गौतम पहले मेरा शादी से पूर्व नाम था, और शादी के उपरांत मेरा नाम अपर्णा रजत कौशिक हो गया है। और मेरे हस्बैंड हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंस्पिरेशंस। उन्होंने बहुत सहयोग किया है, और मैं पहले एक एमएनसी में काम करती थी, और उन्होंने ही मोटिवेट किया कि आप, क्योंकि आपका शुरू से गोल रहा है कि आप एक सिविल सर्वेंट बने, तो आप अपनी जॉब को छोड़ो और तैयारी करो, जो आप मन से लगन से करो, और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो वो जो करेज थी एक वेल पेइंग जॉब को छोड़ने की और यहाँ पर आने की, वो उन्होंने ही मुझे दी। अच्छा, रजत जी से जब मुलाकात हुई तो निश्चित रूप से आप एक एमएनसी में जॉब करने जब गए, उनसे मुलाकात हुई तो मल्टीनेशनल कंपनीज में न तो पैसे की कमी है और ना अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऊंचे ओहदे पे जाने की कमी है, और वो ऑलरेडी अभी वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सिविल सर्विसेज में जाने का जो रहा, उसमें जैसा कि पहले किसी इंटरव्यू आपने बताया कि वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने, तो फिर वो क्या ऐसी वजह थी कि उनको लगा कि नहीं आपको इधर जाना चाहिए उधर छोड़ के? देखिए, मेरा शुरू से ही मन था कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहती थी, जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पब्लिक को क्या करते हैं वो दिख सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पर पीड़ित आते हैं और हम लोग उनसे मिलते हैं, और हम उनकी प्रॉब्लम को सुन के त्वरित उनके साथ एक उनको सोल्यूशन दे पाते हैं, और जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत दिखता है। मतलब वो आके खुद बताते हैं कि मैम आपने हमारा ये मदद कर दिया, या फिर उनको लगता है कि भाई एक गवर्नमेंट सेटअप में है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों से कि सरकार है तो सरकारी तंत्र हमारी सुनेगा और हमारे को डिलीवर करेगा। ये इंटरेक्शन मैं मिस करती थी जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, चूँकि वहाँ पर मोस्टली आप एक डेस्क जॉब करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मैं बिजनेस एनालिस्ट थी वहाँ पे। नंबर क्रंचिंग का काम होता है, टेक्निकल जॉब होता है काफ़ी, तो लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम रहता था। और मेरी जो जहाँ मैं जॉब करती थी वो मोस्टली यूएस बेस्ड कंपनीज के साथ में काम करते थे, तो हमारा टाइमलाइन भी ऐसा था कि हम मोस्टली यूएस बेस्ड जो लोग हैं उन्हीं से वार्ता कर पाते थे। तो धीरे धीरे जो टच था सोसाइटी से वो मुझे लगा कि कम होता जा रहा है, और बहुत सारे मुद्दे होते थे जो हम लोग डेली लाइफ में अपने देखते थे कि ये एक व्यक्ति को मतलब एक सोसाइटी को व्यक्तिगत जो रूप में इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी फैक्टर हो, चाहे लड़कियों का सेफली रोड पर निकलना हो, या रोड सेफ्टी की बात हो, एक्सीडेंट्स की बात हो। इन सब चीज़ों को देख के लगता था कि हम कुछ कर सकते हैं इनके लिए, और सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें इतने सारे विभागों के साथ आप काम कर सकते हैं कि कुछ भी आप डिलीवर करना चाहें, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसी को कर सकते हैं। और शुरू से ही क्योंकि बेंट ऑफ माइंड वो रहा था, तो थोड़े दिनों बाद ऑब्वियसली एमएनसी में जॉब करने के बाद थोड़ा लगने लगा था कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब तो बहुत अच्छी है, पे भी अच्छी है,
पर सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, वर्क सेटिस्फैक्शन, वो मिलना धीरे धीरे कम हो गया था। शुरू में तो सब अच्छा लगता है बिकॉज आप कॉलेज से फ्रेश निकले होते हैं, आपको होता है कि आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ है और तब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो रियलिटी आपको सेटल करने लगती है। अभी आपने बोला एनालिसिस करने का काम था, वहाँ बिजनेस एनालिटिक्स के रूप में आप काम करते थे। एनालिसिस आपके कार्य से भी लगातार जुड़ा रहा, मैंने देखा है। और अय्या से लेकर अभी आप लखनऊ में जब से हैं, आप चीज़ों को बहुत एनालाइज करते हैं। आप इतनी जल्दी हार नहीं मानते। मिशन शक्ति के तहत जो आपने वुमेन सिक्योरिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट का दें, उसके लिए जो भी काम राजधानी लखनऊ में किए हैं, मुझे लगता है ये इसके पीछे लगातार एनालिसिस आपकी रही है। तो ये जो चीज़ है, क्या ये आपकी जो शिक्षा दीक्षा वो थी जिसके तहत आप एमएनसी में गए थे, उसी के तहत ये पुलिस विभाग को भी ये जो मौका मिल रहा है, जो चीजें मिल रही हैं, ये एनालिटिकल जो आपका तरीका है काम करने का, ये उसकी वजह से? देखिए, मुझे लगता है कि पुलिसिंग में आगे जाकर जो हमारा बिग डेटा जिसे कहते हैं हम, या मशीन लर्निंग है, एआई है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जैसे कि अगर आप देखें आजकल की डेट में अभी यूपी पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन दृष्टि शुरू किया है, जिसमें जगह जगह हम लोग कैमराज लगा रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ में भी हर घर कैमरा अभियान स्टार्ट किया गया है। वो इसलिए कि जितना डेटा हम लोगों के पास अवेलेबल होगा, उसी को एनालाइज करके हम क्राइम पैटर्न पता कर सकते हैं, हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीटेक हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने के वजह से एक हम लोगों का रहता है कि हम चीज़ को हम हमेशा देखते हैं कि 2+2 कैसे हो सकता है और 2x2 क्या हो सकता है और कितने मल्टीपल वेज हैं किसी चीज़ को देखने के। तो निश्चित रूप से वो बहुत हेल्प करता है। और एक एनालिटिकल आपका जब माइंड होता है, तो आप एक जैसे सिचुएशन है, जैसे मध्य जोन यहाँ पर है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रोन एरिया है, तो आप क्विकली कोई भी आपके सामने कोई सूचना आती है, जैसे कोई भी सूचना रैंडमली आपके पास में आई, तो यू क्विकली एनालाइज की अच्छा इस सूचना के ये रिपरकशंस हो सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपनी टीम्स को उस तरीके से बेटर डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये टीम ये काम कर लेगी, ये टीम ये काम कर लेगी। तो वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। और आई थिंक मेरी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो जस्ट नॉट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, बट मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो हम लोगों का एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड है, वो निश्चित रूप से हेल्प करता है। सभी की डिग्रीज उनको किसी ना किसी रूप में हेल्प करती हैं, हमारी डिग्री इस रूप में हेल्प कर रही है। अच्छा, आपको एक अधिकारी के रूप में आपने काम किया इतने समय तक लखनऊ में, सफलतम तरीके से आपने काम किया। कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम और स्पॉन्टेनियस क्राइम दो प्रकार का क्राइम होता है। स्पॉन्टेनियस क्राइम तो नैतिक रूप से जब समाज अच्छा सोचेगा, समाज में प्रेरणा होगी, तब कम होगा। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम आज की डेट में नहीं दिखता है, जिसके पीछे निश्चित रूप से आपने जो मेहनत की हम उसको मान सकते हैं। लेकिन अभी भी बतौर अधिकारी निश्चित रूप से आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको सब कुछ सुविधाएं मिली हैं तभी आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर क्या मानते हैं कि लखनऊ में राजधानी को क्या और चाहिए दिया जाए? क्या व्यवस्था और यहाँ पर सुचारू हो? क्या सहजता और यहाँ लागू की जाए, या किन चीजों का और सुधारा जाए तो यहाँ और सेफ वातावरण हो सकता है राजधानी लखनऊ में? देखिए, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर हमारे 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अभी यूपी पुलिस चला रही है और उसमें राजधानी लखनऊ अभी कार्य कर रही है। हमारा ऑपरेशन दृष्टि अभी शुरू हुआ है, या हर घर कैमरा जो यहाँ पर चल रहा है अभियान। हमारा प्लान ये है कि हम पूरे जनपद को सीसीटीवी कैमरास से कवर करें, ताकि कोई भी घटना इत्यादि होती है तो वी हैव अ सेट ऑफ आइज। या फिर बहुत बार सीसीटीवी इसलिए भी हेल्प करता है कि कभी कभी कोई झूठा आरोप लगाता है फॉर एग्जांपल, तो वो भी चेक करने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट क्राइम को डिटेक्ट करने में और क्राइम को एनालाइज करने में। कोई व्यक्ति होता है, वो देखता है कि सीसीटीवी कैमराज हैं, तो वो एक बार हिचकता है क्राइम को करने में। तो ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए कि हम पूरे लखनऊ को कवर करें। आईटीएमएस कवर करता है, हम लोगों की तरफ से भी ये है, क्योंकि बहुत सारे नूक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को भी एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इसमें लग रहा है कि हाँ, हम भी अपने एरिया को सेफ बनाने के लिए कैमरास के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उनको ये लगता है कि हाँ, अब हमारे एरिया में कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी उनको, जो रेसिडेंट्स हैं या फिर जो वहाँ के व्यापारी हैं, उनको नॉर्मल रूप से आ रही है। दूसरी चीज़ है जो ऑपरेशन कन्विक्शन हमारे यहाँ भी चल रहा है। हमारे यहाँ का ये एक मैटर है
जिसमें हमने 36 आवर्स में चार्जशीट किया था। एक 354 का मामला था और हमने बहुत स्विफ्टली 36 आवर्स में उस पूरे मामले में अरेस्टिंग करी, चार्जशीटिंग करी और वो अब जजमेंट की तरफ लगा हुआ है। होपफुली अगर उसमें पॉजिटिव जजमेंट होता है, सज़ा होती है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज सोसाइटी को जाएगा कि यदि आप क्राइम करेंगे तो आपको सज़ा त्वरित उसकी मिलेगी और उससे क्राइम का डेटरेंस बहुत बड़ा आएगा। तीसरी चीज़ जो पर्सनली मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरे जोन में महिला थाना भी आता है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर आती हैं या घरों में अपने पति से वो अलग हो जाती हैं। उनके लिए एक टैंजिबल सॉल्यूशन हम लोग एक एफआईआर करा सकते हैं, उनको एक न्याय दे सकते हैं कि हम अरेस्टिंग कर सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन जो उनका रिहैबिलिटेशन है या फिर उनको लगता है कि अब हम जॉब क्या करें, जैसे एक लड़की एक दिन मेरे पास में आई थी, पति ने बहुत दिनों से उसको छोड़ा हुआ था। मैंने उसको एक सलाह दी, मैंने कहा आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ जॉब, तुम जॉब करना स्टार्ट करो, मुकदमा तो लिखाएगा, मुकदमा चलेगा भी, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो ऑन। वो 2-3 दिन बाद मेरे पास आई 2-3 दिन बाद और उसने मुझसे बोला कि मैम मैंने आपकी एडवाइस पे जॉब करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे 5,000 रुपये ही मिल रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम इंडिपेंडेंट हो रही हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि शायद आपका पति आपके साथ रिकनसाइल ना करे, तो आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने अभी एक संस्था को भी यहाँ पे बुलाया था जो कि लीगल हेल्प देती है, महिलाओं को बताती है कि क्या क्या वो चीज़ें कर सकती हैं, क्या क्या स्टेप्स वो ले सकती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा एरिया है जिस पे मुझे लगता है कि महिलाओं को हमको एड अगर हम कर सकें रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन केवल ये नहीं होता है कि उनको घर देना है कि या कुछ और देना है, एक कॉन्फिडेंस देना उनको कि नहीं, आपकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, आप अपने पैरों पे खड़े होके भी कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एक मारक बूस्ट बहुत अच्छा मिशन शक्ति के तहत ये है। अब इससे पहले कि हम पड़ोसी राज्य में जाना ही पड़ेगा हमें आपको लेके वहाँ, उससे पहले हम एक चीज़ और पूछ लेते हैं। आपने विश्वसनीयता की बात की, मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि खबरें भरोसे के लिए, जनता का भरोसा पुलिस पे हो, जनता का भरोसा कानून पे हो, सिस्टम पे हो, शासन पे हो। अगर कुछ अच्छा है तो उसको भी ले जाना पब्लिक के बीच में, और अगर कोई की कमी है तो उसको भी उजागर करना ताकि वो कमी सुधारी जाए, जिम्मेदार लोग उस कमी की तरफ देखें। पिछले कुछ दिनों में मीडिया और जिम्मेदारों के बीच में, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो अन्य व्यवस्था हो, ये भरोसा कहीं कम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं। आप एक जिम्मेदार, पढ़े लिखे और एक इनोवेटिव अफसर होने के नाते क्या मानते हैं कि मीडिया की कनेक्टिविटी, अच्छे मीडिया पर्सन्स की कनेक्टिविटी इस दिशा में बढ़नी चाहिए और सहज होकर अधिकारियों को उन्हें सूचना देनी भी चाहिए? देखिए, जैसे लखनऊ जनपद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम है जहाँ पे प्रत्येक दिन 5 बजे हमारे द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जाता है। जो घटनाएं हुई होती हैं छोटी बड़ी, उनके बारे में भी कुछ जो फैक्ट्स अगर हमें कोई क्लियर करने होते हैं, हम फैक्ट्स भी वो क्लियर करते हैं। जो हमारे अच्छे कार्य हैं, हम अच्छे कार्य भी बताते हैं। तो हर चीज़ का हम एक व्यू जो है, अपना व्यू मीडिया के साथ में हम शेयर करते हैं और यहाँ पर लोग वेट भी करते हैं कि एक आधिकारिक वर्जन वहाँ पे आएगा। समय समय पर कोई तत्कालिक बाइट होती है, वो भी जो हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तत्कालिक बाइट देते हैं, परंतु एक सिस्टम के तहत उसमें कभी कभी मैं जाती हूँ, कभी कभी दूसरे डीसीपीज जो भी जिसकी भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे जाके अपना अपना वर्जन वहाँ पे देते हैं। तो ये सिस्टम हम लोगों द्वारा लागू किया गया है और मुझे आशा ही नहीं है, मुझे विश्वास है, क्योंकि फीडबैक जिस तरीके का मिला है कि इससे बहुत सारी जो एक डिफरेंस था या फिर जो एक था कि वर्जन नहीं मिल पाता है या फिर मीडिया की जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमको नहीं, या फिर हमको लगता है कि हमारे को भी अपनी एक बात कहीं पर जाके बतानी है कि नहीं ये फैक्ट्स हैं, तो वो उस सिस्टम से बहुत अच्छे से कैप्चर हो गया है। और मेरा पर्सनली मानना है कि मीडिया हमारी आँख नाक कान है। रिस्पॉन्सिबली जो खबरें आती हैं उससे हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि मीडिया पर्सन्स के पास एक हिस्टोरिक नॉलेज होती है। कई बार हम घटना उनसे डिस्कस करते हैं तो बताते हैं कि मैम इस पैटर्न की घटना पहले भी हो चुकी हैं, तो वो हमारे अनावरण में भी हेल्प करती हैं। तो निश्चित रूप से एक एड की तरह ही मीडिया हमारे लिए काम करती है और डिफरेंसेस सबके होते हैं, बट हमारा जो सिस्टम यहाँ पे लागू है वर्तमान में, उससे मुझे काफ़ी पता है, जितना मेरी नॉलेज में है, कि उससे काफ़ी गैप जो है वो मीडिया के साथ हम लोगों का काफ़ी कम है। अच्छा, वो एक मंदिर जहाँ वो अखंड धुनी रमाई जाती है और फिर उस सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने उसको वेडिंग जोन घोषित कर दिया। वो एक शादी जो अपर्णा
गौतम की रजत कौशिक के साथ हुई, उस शादी के बाद उस मंदिर को वेडिंग जोन घोषित कर दिया। कैसा लगता है वो जान के? और फिर दोबारा जाना होता है वहाँ? अभी वहाँ कनेक्टिविटी है उधर से? हम लोग मंदिर रेगुलर का नाम भी लेंगे। हाँ जी। ये त्रियोगी नारायण मंदिर है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और हम लोगों ने जब शादी करने का सोचा था, हम उत्तराखंड पसंद करते थे, जाते रहते थे रेगुलरली और शादी करने का जब हमने सोचा तो हमें पता चला कि केदारनाथ भगवान जी के मंदिर के पास में त्रियोगी नारायण भगवान का मंदिर है और यहाँ बताया जाता है कि माता पार्वती और जी। भगवान शिव ने यहाँ पे शादी की थी। तो नेचुरली हम लोगों को था एक इंक्लिनेशन कि यहाँ पे हम लोगों को शादी करनी है। हमने एक्सप्लोर किया और हम लोगों ने ये सोचा कि हम कोई भी बहुत सारे लोग सोशल वेडिंग्स अपनी करते हैं, उस तरीके की वेडिंग ना करके जो भी हमारे पास जमा पूंजी है जो हम अपनी शादी में लगाना सभी लोग अपनी शादी के लिए जमा पूंजी पेरेंट्स भी सोच के रखते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम उसको एक पॉजिटिव काम में यूज़ करेंगे। तो हमारी शादी में जितना भी प्रोक्योरमेंट था, चाहे वो गिफ्ट्स का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो चीज़ों का प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो डांस का हो, सब कुछ वाज लोकली डन बाय पीपल ऑफ उत्तराखंड। और वहाँ के जो लोग फोक आर्टिस्ट थे उन्होंने हम लोगों को हेल्प किया पूरा अच्छी रूप से। और आज की डेट में भी हमें डेली नॉट डेली बट हम रेगुलरली टच में रहते हैं और वहाँ के लोग इतने वार्म हैं कि कभी कुछ भी होता है तो वो बोलते हैं कि हमने आपकी तरफ से, आप नहीं आ पाए तो हम आपकी तरफ से आपके लिए पूजा कर रहे हैं। और कोरोना के टाइम से हम नहीं जा पाए थे, उससे पूर्व में हम 2-3 बार जा चुके हैं त्रियोगी नारायण, लेकिन उसके बाद से जाना नहीं हुआ, कुछ व्यस्तताओं के कारण भी नहीं हुआ और कुछ बीच में कोरोना आ गया तो एक गैप हो गया। निश्चित रूप से हम दोबारा जाएंगे, पर वहाँ की जो संस्थाएं हैं, वहाँ पे 2-3 संस्थाएं हैं जिन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने हमारी शादी में सारा अरेंजमेंट किया था। आज आई कैन प्राउडली से उन्होंने अपनी एक कंपनी सेटअप कर ली है। वो जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं मॉरल सपोर्ट के रूप में और वो इस बात को रिकग्नाइज भी करते हैं। वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बना था त्रियोगी नारायण भगवान जी के मंदिर के पास में, GMVN का है वो। वी वर द फर्स्ट वंस और हमने थोड़ा पुश करके उसको थोड़ा जल्दी करवाया था क्योंकि और कोई स्टे करने की जगह नहीं थी और उसके बनने से वहाँ पे बहुत बूस्ट आया है। और चूंकि हमने वहाँ पर जो तत्कालीन DM सर थे, SP सर थे, उनके साथ में कोऑर्डिनेट किया था और पिटिशन किया था कि इसको एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए और वो एक एफर्ट स्वीकार किया गया और उसको एक वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। और अभी मेरे पास कहीं से आर्टिकल आया था कि अभी तक अभी साल आधा भी नहीं हुआ है और वहाँ पे 230 समथिंग शादियाँ हो चुकी हैं और वो अब नेक्स्ट मार्च तक पूरी तरह बुकड है। अब वहाँ पे सारी शादियों की डेट बुकड है, तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव अ बूस्ट टू द लोकल इकोनॉमी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं। और उस मंदिर की मान्यता ये है कि वहाँ बताया जाता है कि वहाँ पे अखंड धुनी जलती है एक, जो कि 3 युगों से जल रही है और उसी के अराउंड लोग वहाँ पे फेरे लेकर शादी करते हैं। तो ये हैं अपना रजित कौशिक। सोचिए, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी शानदार एजुकेशन के बाद इस जोड़े ने अपनी संस्कृति को, सनातन को याद रखा और विवाह वहां किया जहाँ शिव और पार्वती ने विवाह किया। ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे अतुल्य भारत को कोई कैसे कमजोर कर सकता है? मिलते हैं जल्द ही ऐसी किसी और शानदार शख्सियत के। तब तक के लिए नमस्कार।